स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे फरवरी में पूछे गए ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपथेंस पिचर प्लांट। हिंदी में देखते हैं, निपेथिंस घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिस प्लांट हैज़ लीव्स विच आर पिचर शेप्ड एंड द माउथ इज़ कवर्ड विद अ लीफ। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। ऑप्शन नंबर बी, दिस प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू ईट। इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर सी, दिस प्लांट इज़ वेरी कॉमन इन द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड रशिया। यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तानों में पाए जाने वाला सामान्य पौधा है। ऑप्शन नंबर डी, this plant can trap and eat small insects, frogs and even mice. These animals, when land on the mouth of the plant, they get trapped and cannot get out of it. यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों तक को फंसाकर खा सकता है। जैसे ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं, वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड डी। ए क्यों सही है? ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि घटपर्णी या नेपथिंस पौधों की पत्तियां घड़े या पिक्चर के आकार में रूपांतरित होती हैं और इसके मुख पर पत्ती का एक ढक्कन होता है। ऑप्शन बी इसलिए ठीक है क्योंकि इस पौधे में से एक विशेष आकर्षक गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीट पतंगे इसके आसपास आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि ये कीटभक्षी इंसेक्टोवोरस पौधा है जो कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और यहाँ तक कि चूहों का भी शिकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि यह रूस के ठंडे रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हाउसेस ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, some old houses have special type of windows which come out of the wall. These are called dub. कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हाउस बोट्स ऑन डल लेक आर वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ श्रीनगर। डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्स इन डोंगास विच आर बिल्ट इन हिली एरियाज। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4, द ओल्ड हाउसेस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड वुड्स। पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी में से बने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है श्रीनगर के घरों के बारे में। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगास विच आर बिल्ट इन हिली एरिया। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि डोंगा पहाड़ी इलाकों में बने मकान नहीं होते। ये पानी, झील और नदियों जैसे डल झील पर तैरने वाले नावों की तरह घर बने होते हैं, उन्हें डोंगा कहा जाता है। इसमें स्थानीय परिवार निवास करते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी अन्य सही विकल्प 1, 2 और 4 कश्मीरी वास्तुकला के बारे में पूरी तरह सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यानी कि आज का थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीहाइव्स। हिंदी में देखते हैं, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है इनमें से कौन से 2 या 3 ऑप्शन ठीक है। एवरी बीहाइव हैज़ ओनली वन क्वीन बी दैट ले एग्स। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देयर आर फ्यू मेल्स इन द हाइव हु मेक द हाइव। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। The number of females is much more than the males in the hive. These female bees are the worker bees who work all the day. They also look after the baby bees. छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ऑप्शन नंबर डी है, द वर्कर बी फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर फॉर हनी. On finding flowers with nectar, they do a special kind of dance by which other bee also join them to collect the nectar.
श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियाँ भी इस रस को एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ती हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, A, C एंड D। ए ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए ठीक है क्योंकि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां काम करने वाली वर्कर बीज मादाएं होती है, दिन भर काम करती है, बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ये ऑप्शन भी ठीक है। और डी ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि जब श्रमिक मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को रस का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, वे छत्ता बनाने का काम करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से ही बताना है कौन से 2 या 3 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, एलिफेंट्स लिव्स इन हर्ड्स। हाथी झुंड में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 9 to 10 ईयर्स। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष तक की आयु तक ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, द ओल्डेस्ट फीमेल टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ द हर्ड। सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार हाथियों के एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या 20 से 25 बहुत अधिक है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष नहीं बल्कि 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही रहते हैं। इसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लग जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर देन 1000 years ago, Al-Biruni, a traveler from Uzbekistan, had described his observation about India. Which of the following observations were recorded in Al-Biruni's book? प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से एक यात्री भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अल बिरूनी की किताब से लिपिबद्ध किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। हॉर्सेस आर यूज टू ड्रॉ कार्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टेप वॉल्स हैव सेपरेट स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, लेक्स एंड जोहर्ड्स आर बिल्ट टू कलेक्ट वाटर। झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी। ए इसलिए ठीक है क्योंकि अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में विशेष रूप से लिखा है कि भारत के लोग तालाब बनाने बहुत कुशल हैं। और ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने यह भी नोट किया कि यहाँ सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं जिनमें ऊपर जाने और नीचे आने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जिससे भीड़ नहीं होती इसके अंदर। इस क्वेश्चन में स्पेशली अल बिरूनी की किताब में दर्ज अवलोकन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी, झील और जोहड़ हालांकि पाठ का हिस्सा है, लेकिन अल बिरूनी के कोट में इसमें मुख्य रूप से ए और सी का ही वर्णन है। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट डैश हैव ए राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम डैश तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों का जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक मिल जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25 ईयर्स। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में एक साथ रह रहे हैं उन्हें वहाँ की जंगली भूमि और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। उन्हें वहाँ से जबरन हटाया नहीं जा सकता। Now coming to next question. Read assertion A and reason carefully. Domestication of animals was a gradual process that took place in many parts of the world. Reason है the earliest domesticated animals include sheep and goat. पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। इसका कारण है सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों भेड़ और बकरी आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। पशुओं का पालतूकरण एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो दुनिया के कई हिस्सों में हुई। यह पूरी तरह सत्य है, पर रीज़न शुरुआती पालतू जानवरों में भेड़ और बकरी शामिल है। यह पूरी तरह सत्य है क्योंकि इंसानों द्वारा सबसे पहले
पाले गए जानवरों भेड़ बकरी मुख्य थे। हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक के अनुसार दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही हैं। हालांकि भेड़ और बकरी का शुरुआती पालतू जानवर होना इस बात का कारण नहीं है कि पालतूकरण की प्रक्रिया पूरी दुनिया में क्रमिक या ग्रेजुअल रूप से क्यों हुई। दोनों अलग अलग स्वतंत्र तथ्य हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रियर्ड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था। ऑप्शंस हैं गोट, बफेलो, हॉर्स, शीप। बकरी, भैंस, घोड़ा, भेड़। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हॉर्स, घोड़ा। एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बुक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को मुख्य रूप से पालते थे। हालांकि सूरकोतड़ा जैसे कुछ चुनिंदा स्थानों से घोड़ों के अस्थि अवशेष भी मिले हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में बड़े पैमाने पर या सामान्य रूप से घोड़ों को पालने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा की मोहरें और कलाकृतियों पर भी घोड़े का चित्रण पूरी तरह गायब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वर क्रेव्ड आउट इन द इंडियन यूनियन इन द लास्ट 25 ईयर्स। भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगला है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन है पुडुचेरी, गोवा और सिक्किम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। वर्तमान समय वर्ष 2026 से पिछले 25 वर्षों यानी वर्ष 2001 के बाद से की अवधि को देखें तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इस प्रकार हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाकी विकल्प में गोवा 1987 में बना, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 और पुडुचेरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं जो 25 वर्ष से काफ़ी पहले भारतीय संघ में पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी। व्हाट गेम डिड शी प्ले इन इंटरनेशनल इवेंट्स। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी। ऑप्शन है क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, चेस, शतरंज, रेसलिंग, कुश्ती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी। वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स इन द एरिया इन विच दे ओरिजिनेटेड। मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं दीज पेंटिंग्स आर डन ऑन द फ्लोर यूजिंग ब्रश एंड इंडिगो इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके पेंटिंग जमीन पर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 दीज पेंटिंग्स आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल आर्ट एंड कल्चर। ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 3 इट हैज़ इट्स roots in the Mithila region of Bihar and these are made out of paste of powdered rice in which colors are mixed। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यह एक पुराने लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 It has roots in the Mithila region of Bihar and these are made out of paste of powdered rice in which colors are mixed। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई तथा ये पेंटिंग में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र मुख्य रूप से मधुबनी जिले की एक बहुत पुरानी लोक कला है। इसे त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवार और आंगनों में बनाया जाता है। इन चित्रों को बनाने के लिए पिसे हुए चावल के घोल में नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के प्राकृतिक रंग मिलाकर इसे तैयार किया जाता है।
बाकी विकल्प गलत हैं क्योंकि ये फर्श के साथ साथ दीवारों पर भी बनती है। इस पर मुख्य प्रभाव स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन और देवी देवताओं का है, ना कि मुगल कला का। और ये राजस्थान की नहीं बल्कि बिहार की कला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर ऑफ हाउस। घरों की सतह जमीन को गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई किया जाता है। कारण है काउ डंग हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस एंड कीप्स द इंसेक्ट्स अवे। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घरों के फर्श और दीवारों को चिकना और मजबूत बनाने के लिए मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से लीपा जाता है। गाय का गोबर एक प्राकृतिक विसंक्रमणात्मक और रोधक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह तापमान को नियंत्रित रखने, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है तथा इसकी गंध व कीट प्रतिरोधी गुणों के कारण कीड़े मकोड़े और दीमक इससे दूर रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई इज 756 किलोमीटर्स। इफ अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन नियरली 14 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड इज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड। आइए इस सवाल को हल करते हैं। हमें जानकारी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 756 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 14 घंटे का। तो इसको हम निकालेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, जिसमें हमारा डिस्टेंस है 756 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम दिया हुआ है 14 आवर्स का। तो इसका जो आंसर निकलेगा, स्पीड निकलेगी, वो हमें निकलेगी किलोमीटर पर आवर में, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन हमारे उसी में दिए हुए हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें इसे 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18 इंटू 54। सॉल्व करने पर यह हमारा बनेगा 3 इंटू 5, 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर है। अब सवाल ये आता है कि हमने 5/18 क्यों लिया मीटर प्रति सेकंड के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर। ठीक है जी। 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड्स, यानी कि कुल 3600 सेकंड। 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड्स पूरे 60 मिनट में। जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ये बनेगा 1000 बटे में 3600। तो हम इसको देखेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, फिर हम इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये बनेगा 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36। इसलिए हम हर बार लंबी गणना 1000/3600 करने के बजाय 5/18 का शॉर्टकट यूज़ करेंगे जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का आंसर निकालना होगा। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेस। घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वुडन फ्लोर एंड वुडन फ्लैट सीलिंग्स, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। ऑप्शन नंबर बी है ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो फॉर एनिमल्स एंड
एंड स्टोरिंग नेसेसरी मटेरियल्स। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं और यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी है एलिवेटेड हाउसेस मेड विद स्लांटिंग रूफ एंड स्टोन पिलर्स। ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। ऑप्शन नंबर डी है थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। इसमें से कौन से 3 ऑप्शन ठीक हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड डी। लेह और लद्दाख के घरों में ठंड से बचने के लिए लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ घर 2 मंजिला होते हैं जिसमें निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। इसका यूज़ जानवरों को रखने और ज़रूरी सामान स्टोर करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है, यहाँ घर की दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने की मोटी परतों से बनाई जाती हैं ताकि घर के अंदर गर्मी बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि ढालू छत व खंभों पर बने ऊंचे घर असम की विशेषता हैं। और यहाँ हमसे लेह लद्दाख के बारे में पूछा गया था। लेह लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ छतें ढालू नहीं बनाई जाती, बिल्कुल समतल बनाई जाती हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए स्टेट वेयर द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 असम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। कुड़ुक भाषा झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय, मुख्य रूप से उरांव जाति द्वारा बोले जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा है कुड़ुक। तोरंग, इस कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। सूर्यमणि, एनसीईआरटी की इस कहानी में झारखंड की रहने वाली जंगल की बेटी सूर्यमणि ने आदिवासियों की संस्कृति, संगीत और जड़ी बूटी की परंपरा को बचाने के लिए केंद्र खोला था, जिसका नाम उन्होंने तोरंग रखा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन ईवीएस टीचर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है हाउ चिल्ड्रन लर्न ईवीएस, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हाउ टू टीच ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्सेप्ट्स एंड करिकुलम ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठ्याचार्य। ऑप्शन नंबर 4 फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन के तथ्य, सिद्धांत एवं नियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाउ चिल्ड्रन लर्न ईवीएस, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत एक शिक्षक के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब टीचर को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और उनके संज्ञानात्मक स्तर यानी कि कॉग्निटिव लेवल का पता होता है, तब वह शिक्षण विधियों और पाठ्याचार्यों का सही ढंग से चयन कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरलीन आस्क्ड हर टीचर व्हाई डू रोज हैव थॉर्न्स, व्हाट मस्ट बी पेडागोजी ऑफ एन ईवीएस टीचर टुवर्ड्स दिस क्यूरियोसिटी। हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 टेल दैट ऑल रोजेज डू नॉट हैव थॉर्न्स, उसे बताएं कि सभी गुलाब में कांटे नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 टेल हर टू फाइंड आउट विच अदर प्लांट्स हैव थॉर्न्स, उसे खोजने के लिए कहें कि और किन पौधों में कांटे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आस्क हर टू ऑब्जर्व एनिमल ईटिंग प्लांट्स विद एंड विदाउट थॉर्न्स, उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उसका परीक्षण करने को कहें। ऑप्शन नंबर 4 टेल दैट रोजेस हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवर से बचाने के लिए होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आस्क हर टू ऑब्जर्व एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स विद एंड विदाउट थॉर्न्स, उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उसका प्रेषण करने को कहें। ईवीएस में खोजी अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और अनुभवात्मक सीख, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को सबसे प्रभावी माना जाता है। बच्चे को सीधा उत्तर देने के बजाय यदि शिक्षक उसे ऑब्जर्वेशन करने के लिए मोटिवेट करता है तो बच्चा खुद यह देख लेगा कि जानवर कांटेदार पौधों को नहीं खाता है।
इससे वह स्वयं इस निष्कर्ष निकाल सकेगा कि कांटे पौधों की आत्मरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं, जिससे उसमें वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा ऑफ क्लास 4 आस्क हर टीचर व्हाई काउ डज नॉट ले एग्स। व्हाट इज़ योर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इफ़ यू आर ईशाज टीचर। कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा कि गाय अंडे क्यों नहीं देती। अगर आप ईशा के टीचर होते तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होती। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, आस्क टू रिलेट लेइंग ऑफ एग्स गिविंग बर्थ टू देयर विजिबल ईयर्स एंड दोज एंड हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन। उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उनसे जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, आस्क टू फाइंड आउट हरसेल्फ द रीज़न फॉर दिस। उससे स्वयं इसके कारण का पता लगाने को कहें। ऑप्शन नंबर 3, आस्क अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास टू आंसर ईशाज क्वेश्चन। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईशा के प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 4, रिप्लाई दैट काउज आर मैमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। आप यह उत्तर देंगे कि गाय एक स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आस्क टू रिलेट लेइंग ऑफ एग्स गिविंग बर्थ टू देयर विजिबल ईयर्स एंड हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन। उससे कहेंगे कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उनसे जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कक्षा 4 की ईवीएस की बुक, जिसमें हमें बताया गया है कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं उनके और शरीर पर बाल होते हैं वे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय, कुत्ता और मनुष्य। जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं, जैसे पक्षी, छिपकली, मेंढक। ऑप्शन नंबर 4 साइंटिफिक रूप से तो ठीक है कि गाय एक स्तनधारी है, लेकिन कक्षा 4 के बच्चे के लिए यह रटने वाला अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट टर्म होगा। उसके विपरीत ऑप्शन नंबर 1 बच्चे को प्रत्यक्ष अवलोकन करने और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर खुद मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है। दैट इज इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ईवीएस टीचर वांट्स टू यूज स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। वैसे बताना है कौन से 2 या 3 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्टेक्चुअल स्टोरीज, संदर्भित कहानियाँ। ऑप्शन नंबर 2 फोक स्टोरीज, लोक कथाएँ। ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट रिटन स्टोरीज, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ। ऑप्शन नंबर 4 स्टोरी फोकसिंग ऑन मोरल्स, आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। कंटेक्चुअल स्टोरीज, फोक स्टोरीज एंड स्टूडेंट रिटन स्टोरीज। प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में कहानियों का उद्देश्य बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ना और उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। बच्चे के संदर्भित और परिवेश से जुड़ी कहानियाँ सबसे प्रभावी होती हैं। फोक स्टोरीज़ ये सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय पर्यावरण की समझ बढ़ाती हैं। और ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ या बच्चों की अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को बढ़ावा देती। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्राथमिक स्तर पर केवल उपदेशात्मक या केवल नैतिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देने के बजाय अनुभव से सीखने का समर्थन करती है। इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी का संयोजन सबसे मजबूत और उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू ड्रॉ एन एनिमल। पूनम ड्रॉज एन एनिमल हैविंग बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, व्हाट शुड द टीचर डू। शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया। शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें से हमें बताना है कौन से 1 या 2 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज कॉल्ड पूनम फॉर ड्राइंग एन एब्सर्ड एनिमल। पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आस्क पूनम वाई शी हैज़ ड्रॉन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी, टेल पूनम दैट नो सच एनिमल एग्जिस्ट। पूनम से कहे कि ऐसा कोई जानवर ही नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी, आस्क पूनम द नेम ऑफ द एनिमल शी हैज़ ड्रॉन। पूनम से उस जानवर का नाम पूछे जो उसने बनाया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बी और डी। बी इसलिए ठीक है क्योंकि
ये सबसे पॉजिटिव उसका कदम है जिसमें शिक्षक को बच्चों के सोचने के तरीके, उसके अनुभव और अभिव्यक्तियों को समझने का मौका मिलता है। और डी इसलिए ठीक है क्योंकि बच्चे ने जिस काल्पनिक जीव का चित्र बनाया उसका नाम पूछने से उसकी रचनात्मकता और भाषा कौशल को सम्मान मिलता है। और ए और सी इसलिए गलत है क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बच्चे की कल्पनाशीलता पर उसे डांटना या हतोत्साहित करना पूरी तरह गलत है। और बच्चों के शुरुआती वर्षों में कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन बहुत तीव्र होती है। उनसे सीधे कह देना कि ऐसा कोई जानवर ही नहीं होता उसकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को रोक सकता है। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की मौलिक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ टीचर वांट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द प्लांट डाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुइटेबल एक्टिविटीज़ फॉर दिस। अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी। ऑप्शन नंबर 1, आस्क स्टूडेंट टू लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स ऑन देम इन देयर हाउस। विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिस पर पत्तियों के पैटर्न हैं। ऑप्शन नंबर बी, रिसाइट ए पोएम टू स्टूडेंट्स रिटन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड फोल्ड स्टूडेंट्स एंड आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्लांट्स बाय स्पेलिंग क्रस्ट लीव्स। विद्यार्थी की आंख पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसलकर उन्हें सूंघ कर पहचानने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी, आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यूजिंग द लीव्स। विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करके और पत्तियों का उपयोग करके विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए एंड डी। यह गतिविधि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया में पौधों के डिजाइनों के माध्यम से विविधता को देखने और जोड़ने का मौका देती है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि बच्चों को अलग अलग प्रकार की गिरी हुई पत्तियां इकट्ठा करने और उनसे जानवरों के चित्र बनाने के लिए कहना। यह एनसीईआरटी की एक प्रसिद्ध गतिविधि है। पत्तियां इकट्ठा करते समय बच्चे खुद उनके अलग अलग आकार, रंग, बनावट और किनारों की बारीकी से देखते हैं जिससे वे पादप विभिन्नता को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। The next question, which of the following elements best describe the nature of EVS? निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। ऑप्शन है established facts, स्थापित तथ्य, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, तार्किक सूचना, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक शब्दावली, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एंड ई, मतलब ऑप्शन नंबर 3। बच्चे अपने आसपास के पेड़ पौधों, जानवरों और माहौल को देखकर महसूस करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए अवलोकन ईवीएस का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण पिलर है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जब बच्चे खुद छोटे छोटे प्रैक्टिकल या प्रयोग करते हैं, जैसे बीज कैसे उगता है, पानी में क्या तैरता है, तो उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ किताबों में लिखे फैक्ट्स या सामान्य ज्ञान को रट लेना ईवीएस की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि लॉजिक हर सब्जेक्ट में होता है, यह केवल ईवीएस की खास पहचान नहीं है। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भारी भरकम वैज्ञानिक नामे परिभाषाएं याद कराना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नियमों के खिलाफ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। Recommendation of NCF 2005 is to discourage rote learning of information. NCF 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने को सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर बी है रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 is to discourage maintenance of sharp boundaries between different subject areas. NCF 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी इज ट्रू। एनसीएफ 2005 साफ तौर पर कहता है कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ जानकारियाँ और फैक्ट्स रटवाने की प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो रटने के बजाय समझ पर आधारित हो। और ऑप्शन नंबर 20 इसलिए ठीक है कि पुरानी सोच के अनुसार हर सब्जेक्ट जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बीच एक बहुत मजबूत और तीक्ष्ण दीवार होती थी, लेकिन एनसीएफ 2005 इस कड़ेपन को हतोत्साहित करता है।
यह एक एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करता है ताकि बच्चे अलग अलग विषयों को आपस में जोड़कर असल ज़िंदगी के अनुभव के साथ मिलकर सीख सकें। क्योंकि दोनों बातें एनसीएफ 2005 की मुख्य सिफारिशों का हिस्सा है, इसलिए ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनू वांट्स टू नो हाउ डे एंड नाइट अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी द बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू चीनू। चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 है वर्किंग मॉडल, क्रियाशील मॉडल। ऑप्शन नंबर 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 स्टोरी टेलिंग, कहानी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स, चित्र के साथ समझाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्किंग मॉडल, क्रियाशील मॉडल। जब क्लास में एक ग्लोब और टॉर्च का लाइव मॉडल यूज़ करते हैं तो बच्चे अपनी आंखों से देख पाते हैं कि ग्लोब के जिस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन है और पिछले हिस्से में अंधेरा है। इसे शिक्षा शास्त्र में ठोस या मूर्त अनुभव, कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं, जो बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए फिट कर देता है। बाकी इतने असरदार नहीं है क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 ये 2 डायमेंशनल है। इसमें बच्चा सिर्फ स्क्रीन या कागज़ देखता है, जिस उसे चीज़ों के 3 डायमेंशनल घूमने का एहसास ही नहीं होता। और ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ कहानी सुनाने से रात दिन के पीछे का वैज्ञानिक कारण, रोटेशन समझना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। इन ईवीएस लर्निंग द चैलेंज इज टू रिस्पेक्ट द मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहु सांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, इन ईवीएस लर्निंग एवरी स्टूडेंट शुड फील इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी कल्चर इन हिज वे ऑफ लाइफ। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी क्लास में अलग अलग राज्य, भाषा और बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। एक टीचर के लिए इन सभी विविधताओं का सम्मान करना और सबको साथ लेकर चलना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए काफ़ी सूझबूझ और सही प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और ऑप्शन नंबर 20 लिए ठीक है क्योंकि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि क्लास के हर बच्चे को यह फील होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी समाज, संस्कृति या रहन सहन से आता हो। उसका बैकग्राउंड क्लास के लिए एक एसेट है, बोझ नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कशन इज़ यूज्ड बाय द ईवीएस टीचर इन द क्लासरूम बिकॉज। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि। अब इनमें से आप बताना है कौन से 3 ऑप्शन ठीक है। डिस्कशन डेवलप्स सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग चिल्ड्रन। चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। डिस्कशन सपोर्ट्स ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 3 मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑकर्स व्हेन आइडियाज़ आर शेयर्ड। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 डिस्कशन इज सुटेबल फॉर इमोशनली बैलेंस्ड चिल्ड्रन। चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। ए इसलिए ठीक है क्योंकि जब बच्चे आपस में बातचीत या डिस्कशन करते हैं तो वो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, इससे उनका सोशल बॉन्ड मजबूत होता है और वे टीम में काम करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसलिए ठीक है क्योंकि रट्टा मारने के बजाय जब किसी टॉपिक पर खुलकर बात होती है तो बच्चे उसे असल ज़िंदगी से जोड़ पाते हैं, जिससे पढ़ाई मज़ेदार और सच्ची लगती। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है क्योंकि जब बच्चे अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनका दिमाग खुलता है और वे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है। यह कहना गलत होगा कि डिस्कशन सिर्फ इमोशनली बैलेंस्ड बच्चों के लिए ही अच्छा है। चर्चा तो हर तरह के बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई शर्मीला हो या चंचल। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हर एक्टिविटी सब बच्चे के लिए होनी चाहिए। An environmental studies teacher asked his class 30 children to visit the school garden and collect different types of leaves. Which of the following process skill does the teacher want to develop among children? एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? ऑप्शंस हैं ओनली एक्सपेरिमेंटेशंस, केवल प्रयोग करना।
ऑप्शन नंबर 2 ओनली क्लासिफिकेशन, केवल वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद लीव्स। ऑप्शन नंबर 4 ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, अवलोकन और वर्गीकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, अवलोकन और वर्गीकरण। जब बच्चे बगीचे में अलग अलग पौधों की पत्तियों को देखेंगे तो बहुत ध्यान से उनकी बनावट, रंग, आकार जैसे गोल, लंबे, नुकीले और उनके किनारों को महसूस करेंगे। इसे ही हम अवलोकन करना या बारीकी से देखना कहते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करने के बाद बच्चे उन्हें अलग अलग समूहों में बांटेंगे, जैसे छोटी पत्तियां एक तरफ, बड़ी एक तरफ, चिकनी पत्तियां एक तरफ और खुरदरी अलग। इसे छांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसलिए गलत है क्योंकि बगीचे से सिर्फ पत्तियां ढूंढकर इकट्ठा करने में कोई लैब टेस्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ अभी कोई कलाकृति या ड्राइंग बनाई जा रही है। इसलिए प्रयोग या रचनात्मकता वाले बाकी सभी विकल्प 1, 2 और 3 गलत हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, हमें सही विकल्प चुनना है। कॉलम ए में है पीयर असेसमेंट, रूब्रिक बेस्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट एज लर्निंग, पेपर पेंसिल टेस्ट। और कॉलम बी में है टूल्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ लर्निंग, सबमिटिव असेसमेंट एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4 पीयर असेसमेंट है टेक्निक ऑफ असेसमेंट। जब क्लास के बच्चे आपस में एक दूसरे के काम को चेक करते हैं और फीडबैक देते हैं तो उसे सहपाठी आकलन कहते हैं। यह मूल्यांकन करने का एक तरीका या टेक्निक है। बी का है फर्स्ट। रूब्रिक्स एक ऐसा चार्ट या स्केल होता है जिसमें नंबर देने के नियम और क्राइटेरिया पहले से लिखे होते हैं। यह मूल्यांकन करने का फिजिकल टूल या उपकरण है। सी का सेकंड। असेसमेंट एज लर्निंग, स्वयं सीखना। इसका मतलब होता है कि बच्चा खुद अपनी पढ़ाई का विश्लेषण करता है कि वह कहाँ सही है और कहाँ गलत। यह पूरी तरह से सेल्फ लर्निंग यानी खुद को सुधारने से जुड़ा है। और डी का थर्ड, पेपर पेंसिल टेस्ट। जो पारंपरिक लिखित परीक्षाएं जैसे 6 माही या सालाना एग्ज़ाम पेन पेपर पर होती है, वो मुख्य रूप से अंत में नंबर या ग्रेड देने के लिए होती है। इसे शिक्षा शास्त्र में योगात्मक सबमिटिव असेसमेंट कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लर्निंग ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस टू लर्न। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स इन लर्निंग। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। चिल्ड्रन नीड टीचर फॉर लर्निंग। बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। चिल्ड्रन लर्न बेटर इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स। बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। इनमें से कौन से 2 ऑप्शन ठीक हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हर चीज़ को देखकर 100 सवाल पूछते हैं। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। उनके अंदर बचपन से ही जानने और सीखने की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में मिलकर कोई काम करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो एक दूसरे से बहुत जल्दी और मज़ेदार तरीके से सीख जाते हैं। इसे पीयर लर्निंग या सहयोगी अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि आज की शिक्षा कहती है कि बच्चे रोबोट या खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें ज्ञान भर दिया जाए। वे एक्टिव लर्नर्स हैं, खुद चीज़ों को छूकर और करके सीखते हैं, ना कि चुपचाप बैठकर। और ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, प्रकृति और दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर सिर्फ एक गाइड या सुविधादाता, फैसिलिटेटर होता है। ऐसा नहीं कि टीचर के बिना बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन ए और डी ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सी आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग करना। वैसे कौन से 3 ऑप्शन ठीक हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बी, सी एंड डी। अवलोकन करना।
बच्चे अपने आसपास की प्रकृति और माहौल को ध्यान से देखते हुए महसूस करते हैं, यह ईवीएस सीखने की शुरुआत है। प्रश्न पूछना, जब बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उनके मन में सवाल उठते हैं। सवाल पूछना यह दिखाता है कि बच्चा एक्टिव होकर सोच रहा है, कुछ नया सीखना चाहता है। दैट इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे छोटे छोटे प्रैक्टिकल या प्रयोग करके देखते हैं कि जिससे उन्हें खुद अनुभव होता है और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर वन इसलिए गलत है क्योंकि किताबों में लिखे ढेर सारे फैक्ट्स या सामान्य ज्ञान की जानकारियों को दिमाग में ठूस लेना या उनका रट्टा मारना ईवीएस का असली मतलब बिल्कुल नहीं है और एनसीएफ 2005-20 के सख्त खिलाफ है। तो ये थे हमारे आज के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।